नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी हिंदी भाषा पर भाषा टॉपिक की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम भाषा की परिभाषा, उसकी शाब्दिक उत्पत्ति, महात्मा गांधी तथा विवेकानंद की परिभाषा कर चुके थे और साथ में ही अनुस्वार का प्रयोग देख चुके थे। इस क्लास में हम भाषा के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा है वो कितने प्रकार की होती है? प्रश्न यहीं से बन सकता है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो भाषा के प्रकार है 3। भाषा के प्रकार 3। अब आपको 2 प्रकार बताएंगे भाषा के, लेकिन तीसरा प्रकार और होता है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत प्लस इक से बनी है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के प्रकार है वो 3 है। पहला प्रकार है वो है मौखिक। पहला प्रकार मौखिक। दूसरे प्रकार का नाम है लिखित। और तीसरा प्रकार है वो है सांकेतिक। तीसरा प्रकार सांकेतिक। ये है भाषा के 3 प्रकार। मौखिक शब्द है, मौखिक ये बना है मुख प्लस इक। लिखित शब्द है ये बना है लिख प्लस इत। और सांकेतिक शब्द है ये बना है संकेत प्लस इक। संकेत प्लस इक। मुख प्लस इक, लिख प्लस इक, संकेत प्लस इक। यहां आपने गौर किया होगा कि मुख ख पूरा है, हलंत नहीं है। लिख ख आधा है, यानी क्या है? हलंत है। और संकेत में तय हलंत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? मुख एक मूल शब्द है, संकेत एक मूल शब्द है और लिख एक धातु है। पिछली क्लास में हमने भाष शब्द की उत्पत्ति की थी भाष धातु से। तो भाष में स हलंत लिखा था। धातु हमेशा ही हलंत होती है। धातु हमेशा ही हलंत होती है। मुख प्लस इक, लिख प्लस इत और संकेत प्लस इक। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। क्या? कि इक है, इक ये प्रत्यय है, इत भी प्रत्यय है। ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय धातु के पीछे लगता है, यानी क्रिया के पीछे लगता है। और संकेत और मुख ये धातु नहीं है, मूल शब्द है। जो प्रत्यय धातु के पीछे नहीं लगते, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। तो एक तो तद्धित प्रत्यय है और इत है ये कृदंत प्रत्यय है। पहली बात। दूसरी बात इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय, इस प्रत्यय का नाम है संतानवाचक प्रत्यय, अप्रत्यय। संतानवाचक प्रत्यय या अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। संतानवाचक प्रत्यय है वो हम प्रत्यय पार्ट में करेंगे, लेकिन एक बार इसकी विशेषता बता रहा हूं केवल। क्या है विशेषता? कि हम पर्यायवाची करते हैं। हमारे पास पर्यायवाची करने का केवल एक तरीका है कि हम रट्टा लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने संतानवाचक प्रत्यय क्लियर कर लिया तो आपके 70% पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे। जो पर्यायवाची पुस्तकों में नहीं है वो पर्यायवाची भी आप बता दोगे कि इस चीज का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची इस नाम का है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है संतानवाचक प्रत्यय। उसकी प्रत्यय प्रकरण में बात करेंगे हम, लेकिन एक बार केवल बता दिया संतानवाचक प्रत्यय पर्यायवाचीकरण में करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अपनी। और फिर आपने सोचा होगा कि कितना बड़ा है, केवल 2 लाइनें याद करनी है, 2 बातें याद करनी है। पर्यायवाची आप 15-20 दिनों में नहीं कर सकते याद, लेकिन 2 बातें आप 15-20 दिनों में कर सकते हैं। मानते हैं कि 1 घंटे की बात है, केवल 1 घंटे में 2 लाइनें याद हो सकती है। तो मतलब है 1 घंटे में आपके 80% पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे। ये बात हम
पढ़ते प्रकरण में करेंगे। फिलहाल हमारी बात है वो चल रही है भाषा के प्रकारों पर। कितने प्रकार की होती है भाषा? 3 प्रकार की होती है। पहली होगी मौखिक, दूसरी होगी लिखित और तीसरी होगी सांकेतिक। तो हम बात करते हैं अब पहले प्रकार मौखिक पर। ध्यान रखना, ये प्रश्न 1 या 2 प्रश्न सेकंड ग्रेड हिंदी रीट इनमें इस प्रकरण से, इस भाग से अवश्य पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। पहला प्रकार कौन सा कर रहा हूं मैं? मौखिक। और दूसरा प्रकार, एक बार केवल 2 करेंगे, लिखित। दूसरा प्रकार है लिखित। बात कर चुके हम उत्पत्ति की, तो ये तो मुख प्लस इक से हुआ है और इसकी उत्पत्ति है वो लिख प्लस इच से हुई है। मौखिक, पहली बात, अंतर भी हो जाएगा, साथ साथ में अंतर भी हो जाएगा। अगर कोई रिटन परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो अंतर भी हो जाएगा। मौखिक भाषा की परिभाषा में हमने किया था, वह साधन जिससे हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं भाषा कहलाती है। तो इसमें केवल बोलकर प्रकट करेंगे विचार और इसमें केवल लिखकर प्रकट करेंगे। तो पहली बात, जब हम सारी बातें मैंने कहा है कि लिखकर नहीं बता सकते, मौखिक बताऊंगा लगभग सी बातें, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो है, इसको आराम से रोक रोक कर नोट्स बना सकते हैं। पहली बात, जब हम केवल बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जब हम केवल बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम केवल लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं केवल लिखकर, तो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। तो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग्म शब्द याद आ रहा है, कौन सा? केवल और केवल्य। केवल और केवल्य। केवल का अर्थ होता है सिर्फ, मात्र, और केवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट युग्म शब्द है, याद रखना। केवल का अर्थ होता है सिर्फ यानी मात्र, और केवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। केवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। ये इस प्रकार भी आ सकता है केवल्य, लेकिन शुद्ध है ये बहुत सी पुस्तकों में इस प्रकार भी लिखा गया है, लेकिन केवल प्लस ये केवल्य बनेगा, ये शब्द बनेगा मुख्य। शुद्ध तो ये है, लेकिन ये भी पूछा जाता है, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ मिलता है। ये हो गया युग्म शब्द। बात कर रहे थे मौखिक की। जब हम केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक कहलाती है, और केवल लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो लिखित कहलाती है। पहली बात, पहला अंतर। दूसरी बात देखते हैं, एक भाषा का मुख्य रूप है और एक भाषा का गौण रूप है। एक मुख्य रूप है, एक गौण रूप है। मुख्य रूप कौन सा होगा? यह भाषा का मुख्य रूप है, यह भाषा का मुख्य रूप है। और ये कौन सा है? गौण रूप। ध्यान रखना, आपको कारण मिलेगा, मेरी क्लास में आपको कारण मिलेगा। कारण क्या है? मुख्य रूप है, ये गौण रूप है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ रहे, मुख्य रूप क्यों कहलाता है, गौण रूप क्यों कहलाता है? मुख्य रूप है, गौण रूप है, कारण क्या है? देखो, हम विचार प्रकट करते हैं, कारण क्या है कि हम विचार प्रकट करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो बोलकर भी विचार प्रकट कर सकते हैं और लिखकर भी विचार प्रकट कर सकते हैं, जबकि जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है, वो केवल बोलकर अपने विचार प्रकट करेंगे, वो लिखकर विचार प्रकट नहीं कर सकते। और हमें पता है विचार प्रकट करना हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार प्रकट करना हमारा अधिकार है। तो इस माध्यम द्वारा, मुख्य होने का कारण क्या है? इस माध्यम द्वारा, कौन से? मौखिक माध्यम द्वारा साक्षर व निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इसलिए यह भाषा का मुख्य रूप कहलाता है। और भाषा के इस माध्यम द्वारा यानी लिखित माध्यम द्वारा केवल साक्षर व्यक्ति ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तो यह भाषा का गौण रूप कहलाता है।
बात हो गई गौण रूप और मुख्य रूप की। गौण रूप क्यों कहते हैं, मुख्य रूप क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप किसे कहते हैं? मौखिक को। और गौण रूप किसे कहते हैं? लिखित को। ये हो गई हमारी दूसरी बात, दूसरा अंतर हो गया, दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी बात करते हैं हम, क्या करेंगे? एक भाषा का स्थायी रूप है और एक भाषा का अस्थायी रूप है। अब स्थायी कौन सा हो सकता है, आप बता सकते हैं? स्थायी कौन सा हो सकता है और अस्थायी कौन सा है, क्यों है? मैंने ये लिख दिया, ये इतनी बात मैंने लिख दी। अब मैं जब तक इसको हटाऊंगा नहीं, यानी रफ नहीं करूंगा, तब तक ये बना रहेगा। 1 साल, 2 साल। प्रशस्तियां हैं जो पत्थरों पर है, शिलालेख हैं जो शिलाओं पर लिखे गए, वो हजारों लाखों सालों से आज भी ज्यों के त्यों है, आज भी ज्यों के त्यों है। तो लिखित है वो स्थायी होता है। और हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितना बोलते हैं, लेकिन उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता। तो मौखिक है वो क्या होता है? मौखिक क्या होता है? अस्थायी, सॉरी, हाँ सही है। मौखिक क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी रूप है मौखिक भाषा का, मौखिक है ये भाषा का अस्थायी रूप है। और लिखित है ये क्या है? यह है भाषा का स्थायी रूप है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, एक तो परिवर्तनशील होता है और एक अपरिवर्तनशील है, एक परिवर्तित है और एक अपरिवर्तित है। परिवर्तनशील कौन सा होता है और अपरिवर्तनशील कौन सा होता है? परिवर्तनशील कौन सा होता है और अपरिवर्तनशील कौन सा होता है? तो हम गौर करेंगे कि हम यहाँ हिंदी बोलते हैं, फिर उसकी क्षेत्र विशेष पर प्रभाव पड़ जाता है। अलग अलग बात तो हिंदी है, 10 राज्यों के अंदर हिंदी बोली जाती है भारत में, तो वो 10 राज्य हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी में अंतर है, यानी बोलने के अंदर अंतर है, लिखने के अंदर कोई अंतर नहीं है। कै कबूतर है वो अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो पूरे संसार के अंदर जहां जहां हिंदी प्रचलित है वहां कै कबूतर ऐसा ही लिखा जाएगा। वो अलग बात है कि पंजाबी में अलग हो जाता है, लेकिन वो पंजाबी में होता है, हिंदी में बात हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी में इस प्रकार ही लिखा जाता है, लेकिन बोलने में अंतर हो जाता है। क्षेत्र विशेष पर थोड़ी दूर जाते ही हमें बोली के अंदर प्रभाव दिखाई देता है, बोली है वो उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। तो मौखिक है वो तो क्या है? मौखिक है वो क्या है? परिवर्तनशील। मौखिक तो कौन सी होगी? परिवर्तनशील होगी। और लिखित कौन सी हो जाएगी? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील। ये हो गई हमारी चौथी बात, चौथा अंतर। मौखिक है केवल बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साक्षर व निरक्षर दोनों वर्ग करते हैं, तो मुख्य रूप कहलाता है। ये अस्थायी होती है और अपरिवर्तनशील, सॉरी, परिवर्तनशील होती है। उसके बाद क्या है? लिखित, केवल लिखकर विचारों को प्रकट करते हैं, केवल साक्षर व्यक्ति विचारों को प्रकट कर सकते हैं, तो गौण रूप होती है। लिखित स्थायी होती है और अपरिवर्तनशील होती है, परिवर्तन नहीं होती। 4 बातें हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए पांचवा प्रकार, पांचवा अंतर क्या हो जाएगा? पांचवा अंतर, इसमें भी पांचवा और इसमें भी पांचवा। पांचवा हो जाएगा भाषा कौशल है वो 4 हैं। भाषा कौशल कितने हैं? भाषा कौशल, कुशल प्लस ऐसे बना है कौशल शब्द, इसमें भी संतानवाचक प्रत्यय है। भाषा कौशल 4 है। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सुबोपल्ली। सुबोपल्ली ये है भाषा कौशल। यानी बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। ये है भाषा कौशल। सारे विद्वानों ने यही क्रम माना है, सारे विद्वानों ने यही क्रम माना है। लेकिन एक है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, इन्होंने इसका क्रम परिवर्तन कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? सुनना,
बोलना, फिर क्या कर दिया लिखना, और फिर क्या कर दिया पढ़ना। इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्यों माना? इन्होंने माना कि पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर वो लिखना सीख जाता है। यानी बच्चे के हाथ में कोई भी चीज दे दी, मार्कर दे दिया, कोई पुस्तक दे दी, तो वो लिख देगा। वो बात अलग है कि वो सार्थक नहीं लिखेगा, यानी कुछ लकीरें रेखाएं उकेरित कर देगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि लिखना सीख गया, फिर पढ़ना सीखता है। तो ये तो है वैज्ञानिक क्रम, सारे विद्वान इसको स्वीकार करते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। केवल मारिया मोंटेसरी है, वो क्या करती है सुबोलीप, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये ध्यान रखना। तो 4 भाषा कौशल है, बात कर रहे हैं हम भाषा कौशलों की। 4 भाषा कौशल है, उनमें से 2 कौशल का प्रयोग इसमें किया जाता है, 2 कौशल का प्रयोग लिखित में किया जाता है। तो मौखिक में कौन सा किया जाता है? इसमें मौखिक में इसमें सुनना व बोलना, सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग होता है। 5वीं बात क्या लिख सकते हैं हमें इसमें, यानी मौखिक में केवल 2 भाषाई कौशल सुनना व बोलना का प्रयोग होता है। तो इसमें फिर क्या होगा पढ़ना व लिखना कौशल का निर्वाह किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ये हो गई 5वीं बात, ये हो गई हमारी 5वीं बात। मौखिक भाषा इसमें केवल 2 कौशल सुनना और बोलना का प्रयोग किया जाता है, और लिखित भाषा इसमें पढ़ना व लिखना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। 5वीं बात। और 6ठी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, पीछे 1st ग्रेड में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न आ चुका है। 6ठी बात और अंतिम बात किसकी? मौखिक की और लिखित की। सांकेतिक अभी रह गया हमारा, करेंगे सांकेतिक। 3 ही बातें हैं सांकेतिक में। मौखिक है, यह सबसे सरल होती है, यह रूप भाषा का यह रूप सबसे सरल होता है, सरल होता है, यानी विचार प्रकट आसानी से कर सकते हैं। सरल पता चल रहा है, अनपढ़ भी विचार प्रकट करते हैं तो सबसे सरल होता है, इसीलिए निरक्षर व्यक्ति है वो विचार प्रकट करते हैं, सबसे सरल होता है। यह कौन सा? लिखित वाला। यह सरल व कठिन दोनों होता है, दोनों होता है। ये भी कारण क्या है, क्यों ऐसा क्यों है? सरल व कठिन दोनों होता है क्योंकि जिसे लिखना आता है उसके लिए तो क्या है सरल है, और जिसे लिखना नहीं आता उसके लिए क्या है कठिन है। कैसे? मुझे लिखना आता है, मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता पुस्तक पढ़ती है, ये मैंने लिख दिया, बिल्कुल शुद्ध है, कोई समस्या नहीं है। गीता पुस्तक पढ़ती है, मुझे लिखना आता है, मैंने लिख दिया, मेरे लिए क्या है सरल है। लेकिन किसी को लिखना आता है लेकिन शुद्ध लिखना नहीं आता, शुद्ध लिखना नहीं आता, तो उसने क्या कर दिया, गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता पुस्तक पढ़ती है। अब उसने लिखकर विचार प्रकट तो कर दिया, विचार प्रकट तो कर दिया, हम समझ भी गए भी क्या कहना चाहता है, हम समझ भी गए भी क्या कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है कि गीता है वो पुस्तक पढ़ रही है, वही बात कहना चाहता है जो नीचे वाले में कही गई है, लेकिन अशुद्ध लिख दिया उसने, यहां स लिख दिया, यहां छोटी ती लगा दी। तो सरल व कठिन दोनों है, जिसे लिखना आता है उसके लिए तो क्या है सरल है, और जिसे लिखना नहीं आता उसके लिए क्या है
कठिन है। यही कारण है भी कम पढ़े लिखे हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, अशुद्ध लेखन करेंगे। इसी कारण यह सरल व कठिन दोनों रूप है। तो सबसे सरल रूप आ गया, मौखिक सबसे सरल है, यह सरल व कठिन दोनों है। तो सबसे कठिन कौन सा है, सांकेतिक। सबसे कठिन कौन सा है, सांकेतिक। करेंगे, अभी कर रहे हैं सांकेतिक। तीसरा प्रकार हमारा है सांकेतिक। सांकेतिक तीसरा प्रकार सांकेतिक। शब्द लिख चुके हम, किस प्रकार बना है, संकेत प्लस इक। संकेत प्लस इक से बना है। तीन बातें हैं इसके अंदर। पहली बात कौन सी है, इसका प्रयोग, पहली बात इसका प्रयोग या यह रूप दिव्यांग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, दिव्यांग व्यक्ति जो जिसमें बोलने व सुनने संबंधी दोष हैं, विकलांग बोलते हैं जिनको, विकल्प प्लस अंग, विकलांग दीर्घ संधि से बना है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो विकलांग है, दिव्यांग व्यक्ति है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है। एक तो होते हैं ध्वनि चिन्ह और एक होते हैं संकेत चिन्ह। तो ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये क्या ध्वनि का चिन्ह है, ये ख ध्वनि का चिन्ह है, ये ग ध्वनि का चिन्ह है, ये ऐ स्वर का चिन्ह है, ये क्या है, ध्वनि चिन्ह है। तो ध्वनि चिन्हों का प्रयोग तो लिखित में किया जाता है। ध्यान रखना, ध्वनि चिन्ह का प्रयोग तो लिखित में किया जाता है। और सांकेतिक में किसका किया जाएगा, संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। अब ये क्या है, ये संकेत चिन्ह है, ये क्या है, संकेत चिन्ह है, ये क्या है, संकेत चिन्ह है। यानी इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, क्रॉस का निशान दे दिया, आगे हॉस्पिटल है, बच्चे हैं, वो किसी बोर्ड के ऊपर, सड़क के किनारे बोर्ड के ऊपर बच्चों का चित्र दे दिया, मतलब क्या, आगे स्कूल है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, वो क्या होते हैं, संकेत चिन्ह। क्या होते हैं, संकेत चिन्ह। तो इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा, ध्यान रखना, एक प्रश्न और है कि सड़क के किनारे लगे पत्थरों पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख दिया नौहर 5, यानी नौहर 5 किलोमीटर है, तो वो ध्यान रखना संकेत चिन्ह नहीं है, वो लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना, सड़क के किनारे लगे जो माइलस्टोन है उन पर लिखित भाषा का प्रयोग होता है, न कि सांकेतिक। वो लिखित भाषा है, नौहर लिखित है, 5 लिखित है, लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है, संकेत नहीं है वो। एक तो प्रश्न इसका ध्यान रखना, माइलस्टोन वाला। और प्रश्न पूछा जाता है कि किसी चौराहे पर खड़ा सड़क कर्मचारी, यातायात कर्मचारी इशारे कर वाहनों को निर्देश कर रहा है, उसने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। यातायात कर्मचारी ने किस भाषा का प्रयोग किया है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। बात करते हैं तीसरी बात पर, यह सबसे कठिन होती है। पहली बात दिव्यांग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरी बात इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और तीसरी बात सबसे कठिन होती है। सबसे कठिन होती है यह भाषा है, यह भाषा सबसे कठिन होती है, या यह रूप है, ये इस भाषा का सबसे कठिन रूप है। कठिन क्यों होती है, संकेत निश्चित नहीं होते। कठिन क्यों होती है, क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। अब मैंने नाड़ हिला दी तो मतलब नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं मना कर रहा हूं। मैंने अफसोस प्रकट किया कि मैंने सुना कहीं दुर्घटना हो गई तो मैंने अफसोस, नहीं, गलत बात हुई, तो नाड़ हिलाने का मतलब क्या है, शोक प्रकट करना, अफसोस प्रकट करना।
किसी बच्चे ने कहा कि मैं 3 ताली, ताली बजाने का अर्थ क्या है? प्रसन्नता प्रकट करना। लेकिन किसी बच्चे ने कह दिया कि मैं 3 ताली बजाऊंगा तो तू क्लास से निकल जाना, उसने क्या है? प्रसन्नता प्रकट करने में नहीं किया, तो संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते, इसलिए सांकेतिक भाषा है वो सबसे कठिन होती है, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। ये थी हमारी भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ध्यान रखना, सबसे कठिन सांकेतिक, सबसे सरल मौखिक, और लिखित है वो सरल व कठिन दोनों। कारण जिसे लिखना था उसके लिए सरल है, अन्यथा कठिन। ये हो गए भाषा के प्रकार, 3 प्रकार हो गए भाषा के। हाँ, अब देखिए कुछ विशेष चीजें। आगे हम भाषा की उत्पत्ति करेंगे। भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और भाषा की राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। भाषा की उत्पत्ति 3 प्रकार से हुई है, ऐतिहासिक उत्पत्ति पहली, दूसरी भौगोलिक उत्पत्ति, और तीसरी राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति। ये करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर पार्ट शुरू करेंगे, वर्ण विचार। अब कुछ विशेष चीजें। हिंदी है, हिंदी ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। हिंदी से संबंधित कौन सी है? 8वीं अनुसूची। अगर पूछा जाए अनुच्छेद तो अनुच्छेद है हिंदी के 343 से लेकर 351 तक। हिंदी यानी क्या है? राजभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, अभी चर्चा करेंगे। अंतर क्या है? तो सबसे पहले राजभाषा है, उसकी अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी है? कुल 22 भाषा। कुल कितनी है? 22 भाषा है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है। उसके बाद अगर पूछा जाए भाग, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, उनमें से 17वें भाग के अंदर राजभाषा का वर्णन है। कल कर चुके फारसी भाषा का शब्द है, कर चुके कौन सी? फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ये हो गई कुछ संविधान से संबंधित। 8वीं अनुसूची के अंदर राजभाषा यानी हिंदी का वर्णन है, और कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर? 22 भाषा। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषा में सम्मिलित नहीं है, अंग्रेजी भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है अनुच्छेद में। उसके बाद भारतीय संविधान के 17 नंबर भाग में राजभाषा है, और उसके बाद हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए हिंदी दिवस। हिंदी 14 सितंबर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? प्रथम हिंदी दिवस
कब बनाया गया? 1953 में। कब बनाया गया? 1953 में। यानी 1953 में भारत ने हिंदी दिवस बनाने की कोशिश की, हिंदी दिवस बनाने की मांग की। तो हिंदी दिवस कब बनाया जाए, भी कौन सी तारीख को बनाया जाए? प्रथम हिंदी दिवस कौन सी तारीख को बनाया जाए? तो पता है हमें तारीख को सजीव करते हैं, कोई योजना लगती है तो 2 अक्टूबर को लगाई जाती है। कारण क्या है कि बार बार याद न करना पड़े, 2 अक्टूबर को फलानी फलानी राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर योजना बना दी। तो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस है 1953 में प्रथम हिंदी दिवस की मांग हुई। तो इसी तारीख को यानी इस तारीख को यहां सजीव कर दिया, 14 सितंबर 1953। ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को बना दिया। कब बनाया गया? पहला 1949 में नहीं बनाया गया, 14 सितंबर 1949 में केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया। 50, 51, 52 नहीं बनाया गया। बनाया कब जाएगा? प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस बनाया गया। ध्यान रखना, उसके बाद हर बार बनाया जाता है 1953 से लेकर आज तक, यानी 2021 तक। उसके बाद देखो विश्व हिंदी दिवस, ये तो था हिंदी दिवस। अब है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 10 जनवरी, 10 जनवरी कब बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। तो प्रथम हिंदी दिवस, प्रथम विश्व हिंदी दिवस, प्रथम विश्व हिंदी दिवस ये कब बनाया गया? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी 2006 को। यानी शुरुआत कब हुई विश्व हिंदी दिवस की? 2006 में। कब शुरुआत हुई? 2006 में। किसने बनाया? प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अब प्रथम विश्व हिंदी दिवस की मांग उठी 2006 के अंदर, तो उन्होंने बनाने की घोषणा कर दी, बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? तो लोगों ने कहा कि 14 सितंबर को ही बना दो। दिमाग में आता है कि 14 सितंबर को ही बना दो, तो फिर समस्या आ जाती, क्यों इसी दिन तो विश्व हिंदी दिवस और इसी दिन हिंदी दिवस। तो लोगों ने राय दी कि 10 जनवरी को बनाए। कब बनाए? 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को क्यों बनाया गया? 10 जनवरी ही क्यों ली गई? कारण क्या है इसका 10 जनवरी का? तो इसका कारण था प्रथम हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका था। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 10 जनवरी 1975 में। 1975 में एक घटना हो चुकी थी। इसी तारीख को 10 जनवरी को क्या घटना हो चुकी थी? प्रथम हिंदी सम्मेलन बनाया गया था। तो इस तारीख को यहां सजीव कर दिया गया। कहां? 10 जनवरी 2006 के अंदर क्या बना दिया? प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया गया था। क्या? प्रथम हिंदी सम्मेलन। कहां? नागपुर। कहां? नागपुर के अंदर। अगर पूछा जाए कहां बनाया गया था तो क्या है? नागपुर। यहां एक आंकड़ा और आता है, ध्यान रखना। स्टार्ट में, प्रारंभ में ये 4 वर्ष के बाद बनाया जाता था। अंतर कितना था? 4 वर्ष के बाद बनाया जाता था। क्या? हिंदी सम्मेलन 4 वर्ष के बाद आयोजित होता था। लेकिन वर्तमान में पूछे तो 3 वर्ष के बाद। वर्तमान में पूछे तो 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद, ये ध्यान रखना इसका। अब वर्तमान में विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये 3 वर्षों के अंतराल से बनाया जाता है। ये थी हिंदी से संबंधित कुछ बातें। हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। प्रथम हिंदी दिवस बनाया गया 14 सितंबर 1953 को। प्रथम विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी 2006 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। उसके बाद आंकड़ा आता है प्रथम हिंदी सम्मेलन कब? 10 जनवरी 1975 को। कहां? नागपुर में। प्रारंभ में ये 4 वर्षों के अंतराल से बनाया जाता था, वर्तमान में 3 वर्ष है। अब 11वां, वर्तमान में पीछे 11वां सम्मेलन, 11वां हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है। कब? 18/8/2018। ध्यान रखना 8 ही 8 है। 18 अगस्त 2018 को 11वां आयोजित हो चुका। अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? 11। कितने हो चुके हैं? 11। 18 अगस्त 2018 को। कहां? मॉरिशस देश के अंदर, यूरोप महाद्वीप का है मॉरिशस, मॉरिशस देश के अंदर हो चुका। तो अब अगस्त में 12वां होना चाहिए था, लेकिन ये कोरोना की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया। एक बार उसको स्थगित कर दिया गया है। कहां बनाया जाएगा? जैसे स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही 12वां बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, कौन सी तारीख को बनाया जाएगा, वो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो वर्तमान में कितने आयोजित हो चुके हैं? 11 हिंदी सम्मेलन, 11वां हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका। कब? 18/8, 18/8 ही 8 का आंकड़ा ध्यान रखना। 18 अगस्त 2018 को। 3 वर्ष के बाद 21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। मॉरिशस, किस देश के अंदर? मॉरिशस के अंदर। ये हो गई हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमारी। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भाषा कर रहे हैं, भाषा की परिभाषा कर चुके, महात्मा गांधी और विवेकानंद के विचार सुन चुके, भाषा के बारे में क्या कहा है, अनुस्वार का प्रयोग देख चुके, अनुस्वार का प्रयोग देख चुके, भाषा है उसके प्रकार, तीनों प्रकारों का अध्ययन कर चुके, भाषा से संबंधित विशेष तथ्य देख चुके, संविधान में क्या स्थिति है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे भाषा की उत्पत्ति। 3 प्रकार से हुई है, बार बार बोल रहा हूं मैं। एक तो संवैधानिक उत्पत्ति है, एक ऐतिहासिक उत्पत्ति है, एक भौगोलिक उत्पत्ति है। उसके बाद हमारा भाषा पाठ समाप्त हो जाएगा। फिर व्याकरण का पहला पाठ यानी वर्ण विचार, वर्ण विचार पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।